अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप सब? चले बेटा, आज की जो क्लास है अगेन जेनरिक इलेक्टिव फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जो यूनिट नंबर 3 है उसमें सेंसेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था, कल हमने इंट्रोड्यूस किया था, हमने परसेप्शन के बारे में आपको बताया था, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब चेक करोगे वहाँ पे इसमें डेफिनेटली आप क्वेश्चन पाओगे। ठीक है, इसलिए आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ प्रिंसिपल्स। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लॉज भी आ सकता है, लॉज ऑफ परसेप्शन आ सकता है, और इसका और एक नाम है, इसको हम गेस्टाल्ट लॉज भी कहते हैं। कभी कभी अगर पूछा जाएगा कि गेस्टाल्ट लॉज के ऊपर आप डिस्कस करो, तो आपके सिलेबस में तो गेस्टाल्ट एज सच नहीं दिया है। आपके सिलेबस में या तो लॉज ऑफ परसेप्शन दिया है या तो लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो इसको लॉ ऑफ क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट लॉज भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द मैनर इन विच वी ग्रुप सम एलिमेंट्स विद अदर्स टू मेक ए फॉर्म और पैटर्न। सिंपल सी बात है, अगर आपके कमरे में बहुत सारी चीज़ें वो बिखरी हुई है, तो अगर आप उन सारे बिखरे हुई चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो, ठीक है, तो सॉर्ट आउट करने को ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? पहले आप उन चीज़ों को देखते हो, इसका मतलब है यू परसीव द थिंग्स देन यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे बड़ी बात जो है, पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं बेटा, परसीव करते हैं, उसके बाद ना इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा याद रखना, परसेप्शन इज़ फॉलोड बाई ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट देयर इज़ परसेप्शन, देन वी कैन ऑर्गेनाइज। अगर आप किसी चीज़ को परसीव नहीं करोगे तो क्या आप उनका फॉर्म और पैटर्न बना सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर कि वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग यू मस्ट फर्स्ट परसीव दैट। ओके, आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक परसेप्शन का, ये एक्चुअली गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का, जो हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया था, दिस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दीमियर, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। बट द क्रेडिट गोज टू द मैक्स वर्दीमियर। अगर आप लिखोगे कि लॉज ऑफ परसेप्शन जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वर्दीमियर ने। कर्ट कोफर, वोल्फगैंग कोहलर, इन्होंने भी अपने तरीके से दिया है, लेकिन अगर हम क्रेडिट की बात करेंगे ना, लॉज ऑफ परसेप्शन बेसिकली किसने दिया, तो ये दिया है मैक्स वर्दीमियर ने। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से लॉज है जो आपने याद रखने हैं। सिंपल सिंपल हम एक एक करके बताएंगे भाई, ऐसी आपको डायग्राम भी बनानी है एग्जाम्स में। तो सबसे पहली बात जो है, हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस। जो चीज़ें आपके नज़दीक होते हैं ना, आप उन चीज़ों को पहले डायरेक्टली परसीव करते हो और उनको सॉर्ट आउट करते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ परसेप्शन इन प्रॉक्सिमिटी? तो इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट आर क्लोजर टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। सो नाइस ऑफ यू। अगर आपके कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका, मैं ऐसे बताऊं आपको एग्जांपल, सपोज़ ये आपका रूम है, इसका एंट्रेंस यहाँ पे है, सपोज़ एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे है, लाइक दिस। तो जनरली सच बोलना बेटा, जो चीज़ आपके पहले नज़दीक होगी आप उन्हीं चीज़ों को पहले ग्रुप अप करोगे। तो सिंपल, आपने पहले उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जो आपके बिल्कुल नज़दीक थे। तो यही तो मैंने कहा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट आर क्लोजर टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये दो लाइन्स करीब है इसलिए ग्रुपड है, ये दो लाइन्स भी करीब है, ये सारे सर्कल्स करीब करीब है, तो इसलिए डायग्रामेटिकली आपको ये बताना है। ठीक, तो चलते बेटा सेकंड। ओके, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डब्बा है, इस बॉक्स में ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं कहूँगा कि इन सभी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करोगे, आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, सिंपली आप ट्रायंगल
सारे ट्रायंगल्स को अलग निकालोगे, उनका एक ग्रुप बनाओगे। इसी तरह आप रेक्टेंगल्स को या स्क्वायर्स को निकालोगे, उनका अलग से ग्रुप बनाएंगे। तो आपने ग्रुपिंग किस बेस पे की? आपने ग्रुपिंग की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी माय डियर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो इट स्टेट इज दैट सिमिलर एलिमेंट्स टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। आई होप बेटा लॉ सेकंड इज क्लियर। ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। देखिए भाई, से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा, आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिखा, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा या अगर मैं ऐसे लिखूंगा, आप बोलोगे सर ये ए है, ये बी है। क्यों? बिकॉज ए हैज़ ए गुड कंटिन्यूएशन, बी हैज़ ए वेरी गुड कंटिन्यूएशन। तो वो चीज़ें जिनमें स्मूथनेस हो, ओके, दे कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। अब यहाँ पे इसने ऑथर ने क्या एग्जांपल दी? आप सिंपली बोलोगे सर ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, बिकॉज इट इज़ द साइन ऑफ ए क्रॉस। अब देखिए, अगर मैं ये वाला पार्ट छुपा लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये W बन गया। अगर अब मैं ऊपर वाला हिस्सा हाइड करूँगा तो नीचे वाला बनेगा M। क्या आप इस फिगर को जब आप परसीव करोगे, आप बोलोगे सर ऊपर वाला हिस्सा M और नीचे वाला हिस्सा W ऊपर ना? आप सिंपली यार बोलोगे दो लाइन्स के बीच में रोम्बस है या कोई रेक्टेंगुलर फिगर है। आपने ऐसा क्यों सोचा, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी कंटिन्यूशन बढ़िया है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूशन का मतलब है इट स्टेट इज दैट एलिमेंट इज दैट फॉर्म स्ट्रेट और स्मूथली कर्विंग लाइन्स टेंड टू बी, ये टेंड टू बी नहीं है, इट इज टेंड, TEND, टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। आई होप बेटा लॉ नंबर थर्ड इज क्लियर। ओके, सपोज बेटा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज़ दिस, आप बोलोगे सर ये तो सर्कल बनाया आपने। अगर मैं बोलूँगा आपको ये क्या है, आप बोलोगे सर ट्रायंगल। अगर मैं आपको बोलूँगा ये क्या है, आप बोलोगे ना रेक्टेंगल। मगर हकीकत क्या है, मैंने इस यहाँ पे क्लोज फिगर नहीं बनाया, यहाँ पे भी मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे भी हमने लेकिन फिर भी यार आप लोगों ने कहा ये सर्कल है, हालांकि मैंने इसको ऐसे किया तो ये वाला पोर्शन गैप रखा मैंने, फिर भी आपने कहा ये सर्कल है। बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द गैप्स एंड टेंड टू परसीव द पिक्चर एज अ होल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप आराम से देख सकते हो सर जी क्या बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ ये है ना, ये वाला, इट इज़ एक्चुअली क्लोजर। अगर किसी के पास नोट्स हैं तो ये यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकता है। इट इज़ नॉट सीजर नहीं है, इट इज़ लॉ ऑफ क्लोजर, LAW है। तो इट स्टेट इज दैट व्हेन अ फिगर हैज़ ए गैप वी टेंड टू परसीव दैट फिगर एज क्लोज्ड एंड कंप्लीट। तो हम जनरली उस गैप को परसीव नहीं करते, इग्नोर करते हैं, हम इसको क्लोज्ड और कंप्लीट फिगर मानते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ क्लोजर, राइट। इसी तरह लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? इट स्टेट इज दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेंस्ट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड। चाहे आपका बैकग्राउंड क्या हो, आप उस बैकग्राउंड को परसीव नहीं करते हो, लेकिन बैकग्राउंड के में कौन सी फिगर है उसको आप परसीव करते हो। यानी देयर इज ए रिलेशन, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशन। आप ग्राउंड को इग्नोर करते हो लेकिन फिगर को आप ना परसीव करते हो, बिकॉज फिगर में कोई ना कोई सिमेट्री होती है और इस सिमेट्री को आप परसीव करते हो। तो इसी का मतलब है ना, लॉ ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? इट स्टेट इज दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेंस्ट असिमेट्रिकल बैकग्राउंड। क्योंकि बैकग्राउंड डेफिनेटली असिमेट्रिकल होता है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अब देखिए दूसरा, लॉ ऑफ फेट। इट स्टेट इज दैट एलिमेंट इज दैट मूव इन है, ये मोर नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स नॉट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बट स्पेलिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे ये मूव है, इट इज MOVE, मूव। It states that element is that move in a same direction tend to be perceived as a unit or a group। तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो।
तो जहाँ पे एलिमेंट्स एक ही दिशा में जा रही है उन सारे एलिमेंट्स को एज ए ग्रुप हम ट्रीट कर सकते हैं, तो वी कैन परसीव देम। अगर ये ऐसे ऐसे हिथर थिथर हो जाते हैं तो हमें फिर परसेप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो लॉ ऑफ कॉमन फेट का मतलब क्या है? इट स्टेट इज दैट, शाबाश, इट स्टेट इज दैट elements that move in the same direction tend to be perceived as unit or group. Okay, now यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। देखो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस आ सकती है, इसलिए इसका खास ख्याल रखेंगे। 4-5 डिफरेंसेस है जो आपने समझने हैं। अब देखिए, फिगर हैज़ ए डेफिनेट फॉर्म, right, while as ground is relatively formless. Okay, figure for example, देखो मैं लिख रहा हूँ, it is a मैंने किस पे लिखा? ग्राउंड पे। ग्राउंड अगर आप देखो सारा मतलब क्या है? वाइट है। वाइट के ऊपर आप खाली रेड कलर को नोटिस करते हो, क्योंकि ये ए की अपनी शेप है, अपने डेफिनेट फॉर्म है। वाइल एज जो ग्राउंड जिस पे आप लिख रहे हो वो सारा होमोजीनियस है। ग्राउंड को एज सच हम ज़्यादा परसीव नहीं करेंगे। नंबर 2, फिगर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू इट्स बैकग्राउंड, या इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 3, फिगर हैज़ अ क्लियर आउटलाइन। देखो ए की अपनी आउटलाइन है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो उसका कोई आउटलाइन नहीं है। तो फिगर हैज़ ए क्लियर कंट्योर और आउटलाइन वाइल बैकग्राउंड इज कंट्योरलेस। इसी तरह फिगर स्टैंड्स आउट फ्रॉम बैकग्राउंड वाइल बैकग्राउंड स्टेज बिहाइंड द फिगर। इस तरह दूसरा, फिगर अपीयर्स, ये अपीयर्स हैं मोर क्लियर, लिमिटेड एंड नियरर, वाइल द बैकग्राउंड अपीयर्स रिलेटिवली अंडर, अनलिमिटेड एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो माय डियर, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, फिगर एंड ग्राउंड। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आया। कल ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं। देखिए इनको आप ऐसे ही याद रखेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो जितना हमने पढ़ा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना हमने पढ़ा कल जाके उसी में से इंशाल्लाह पेपर होगा। फिर हमें ना कहिएगा कि हमें खबर नहीं थी। देखिए भाई, फॉलोइंग टर्म्स में आप ये याद रखेंगे, परसेप्शन ऑफ स्पेस। तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। इसी तरह परसेप्शन ऑफ डेप्थ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे ही रटा याद करके रखोगे, बाकी कुछ नहीं है। इसी तरह एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। ओके, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई एक गुलाब दिखाऊंगा, गुलाब का कलर से फॉर एग्जांपल रेड होता है जनरली, राइट। तो मैंने आपको गुलाब दिखाया, तो जब मैं आपके नज़दीक था तो इसका कलर अच्छा था, लेकिन जो ही मैं आपसे दूर जाऊंगा ना, जितना मैं दूर आपसे जाऊंगा था, आपको लगेगा कि जो रेडनेस है ना रोज़ की, वो कम होती जा रही है। नहीं, असल हकीकत में क्या है, ये कलर क्या चेंज नहीं होता है, बट हमारा परसेप्शन चेंज होता है। कलर तो वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस की वजह से आपको लग रहा है इसका कलर भी चेंज हुआ, ब्राइटनेस भी चेंज हुई और शेप भी चेंज हुई। तो उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। अब देखिए क्या है ये। Perceptual constancy refers to the tendency to perceive the stimuli present in our environment as relatively stable and unchanging, even though in reality there may be alterations in sensory information by way of shape, by way of color, by way of brightness. तो लेकिन आपकी आंखों में, आपके परसेप्शंस में तो चेंज आ सकती है, लेकिन हकीकत में क्या है, ना कलर चेंज होता है, ना शेप चेंज होती है और ना ही ब्राइटनेस चेंज होती है। बट ये किस में इफ़ेक्ट हो जाता है, ये अल्ट्रेशन हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन में हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। नंबर 1 आप देख सकते हैं, शेप कॉन्स्टेंसी। देखिए शेप कॉन्स्टेंसी, साइज कॉन्स्टेंसी, brightness constancy. Go through this and memorize this, my dear. Okay, so these are some important terms related to the perception. So by this we have alhamdulillah
completed. We have completed unit number 3rd. Now inshallah tomorrow I will be taking the unit number 4. उसमें हम कुछ ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स आपको मेरे चैनल से ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ देयर, ऑपरेंट कंडीशनिंग देयर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ देयर, वो आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया. इफ़ रियली देन माय डियर लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो. ठीक है, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू. और हाँ, अभी भी आपके पास टाइम है. इफ़ यू वांट टू बाय द नोट्स तो या तो आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.